हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी पुरानी 2 वीडियोस में बेसिक्स ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ समझ के पढ़ा है। आई होप आप सभी उन दोनों वीडियोस से गो थ्रू हो चुके होंगे। देखिए, मेरा एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि जैसे मैं अपने एंड से वीडियोस में ये इंश्योर कर रहा हूँ कि एक कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, ऐसे जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें ताकि वो आसानी से टॉपिक को कनेक्ट करते हुए चले। खैर, यहाँ पर आज हमें पढ़ना है मिरर्स। बहुत डिटेल में ध्यान से एक एक चीज समझ समझ के आज हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था उस रिफ्लेक्शन का कुछ ना कुछ बेसिस होगा ना, रिफ्लेक्शन का कुछ ना कुछ यूज होगा। आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो कारण होगा उस रिफ्लेक्शन को पढ़ने का। तो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस हम घिरे हुए हैं चारों तरफ, जिससे मिरर्स। भाई, जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, या एक कार में एक रेयर व्यू मिरर लगा हुआ है ना, कबर्ड है, कबर्ड में शीशा लगा हुआ है, उसमें हम लोग चेहरा देखते हैं जाकर के अपना, ये सारे फिनोमिना जिसमें एक ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही है वो सारे हो तो मिरर से ही रहे हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बेसिस पर आज हमें मिरर को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मिरर टर्म क्या है इसको हम डिफाइन करेंगे। मिरर क्या होते हैं? दीज आर द, समझते चलिए, साथ में ही नोट्स बनाते चलिए। सबसे बेस्ट क्वालिटी नोट्स, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे बेस्ट क्वालिटी नोट्स वही हैं जो आप लेक्चर के साथ टू द पॉइंट बनाते हैं। दूसरा, एक चीज और इंश्योर करिएगा, नोट्स कभी भी बहुत सजा के मत बनाइएगा। मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूं, बहुत सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट रहिए, ब्लू ब्लैक पेन के साथ लिखिए, दैट्स इट। कोई आर्ट कंपटीशन नहीं हो रहा है कि फूल पत्ती बना के आपको कोई मेडल जीतना है। देखिए, these are the optical devices that works upon principle of reflection of light। यानी मिरर क्या है? मिरर एक टाइप के ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जो किसके प्रिंसिपल पे काम करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर काम करेंगे। अब सबसे पहले यहां पर एक नया शब्द आता है, ऑप्टिकल। तो ये ऑप्टिकल शब्द बना कहां से है? ये ऑप्टिकल शब्द बना है ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट। ध्यान से समझिएगा, शब्द जो लिया गया है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, इसे हम कहेंगे ऑप्टिक्स। अब यहां पर मिरर ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर काम करेंगे। यानी कहीं पर भी आपको मिरर दिखे, डेफिनेटली उसमें कौन सा फिनोमिना फॉलो हो रहा होगा? लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो हो रहा होगा उसमें। अब इसके बाद मिरर के टाइप्स क्या क्या होंगे? टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो ध्यान दीजिए, मिरर्स अपने आप में 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप? यहां मोस्टली लोग गलत आंसर देते हैं। मिरर के 2 टाइप होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। जनरली बच्चे डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि सर मिरर के 2 टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिरर के 2 टाइप हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने में बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल प्लेन है। प्लेन इन द सेंस सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ और सीधी। जैसे कि अगर आप ध्यान दें अपने आसपास, मोस्टली जो मिरर्स हम लोग यूज करते हैं वो सारे के सारे प्लेन मिरर्स ही होते हैं।
कबर्ड में भी जो शीशा लगा होता है, वार्डरोब में जो शीशा लगा होता है, वो प्लेन मिरर ही होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं अपना। अच्छा, यहाँ पर अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो मैंने प्लेन मिरर बनाया है, प्लेन मिरर में 3 टाइप की सरफेसेस है। ये जो मैंने इस तरीके से लाइन बनाई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने मिरर को पीछे से हमने इसे पेंट कर दिया। पेंट क्यों किया है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है बेटा, तो लाइट को टकरा करके वापस उसी मीडियम में आना होगा जिस मीडियम से ये आई थी। ये दूसरी तरफ नहीं जा सकती, और अगर लाइट दूसरी तरफ नहीं जा सकती तो हमें लाइट के रास्ते को ब्लॉक करना होगा। और ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं या तो इसे पेंट करके, या तो सिल्वरिंग करके, कोटिंग करके। इन सब का मतलब एक तरीके से पेंट करना ही होता है। तो ये जो मैंने लाइंस बनाई है, इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब हुआ पेंटेड सरफेस या फिर कोटेड सरफेस और या फिर सिल्वर्ड सरफेस। बहुत ध्यान से एक एक टर्म को समझते जाइएगा। जो सरफेस पेंट की गई है, बिल्कुल आसान भाषा में उसे हम कहेंगे पेंटेड सरफेस, कोटेड सरफेस या फिर सिल्वर्ड सरफेस। जो सरफेस यहां आपको आगे दिखाई दे रही है, इसे हम कहेंगे पॉलिश्ड सरफेस। इसे हम कहेंगे पॉलिश्ड सरफेस। और जो सरफेस इसके पीछे दिखाई दे रही है, ये मैं अंदर वाली सरफेस की बात कर रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अंदर वाली सरफेस की बात कर रहा हूं, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो मिरर यहां पर प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लेन मिरर में बेसिकली 3 तरीके की सरफेसेस हैं। सबसे पहली है पेंटेड सरफेस, कोटेड सरफेस या सिल्वर्ड सरफेस। तीनों का मतलब एक ही होता है, हमने इसे पेंट कर दिया पीछे से। जो सबसे आगे वाली सरफेस है दैट इज पॉलिश्ड सरफेस, और जो इसके पीछे यानी मिरर के अंदर जो सरफेस बन रही है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आई होप आपको ये 3 सरफेस में अंतर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हर बार इतना डिटेल्ड डायग्राम बनाना किसी मिरर के केस में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अभी आप धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट को और अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये जानोगे कि हमें यहाँ पर अल्टीमेटली बहुत सारे रे डायग्राम्स बनाने हैं। तो हर बार हर रे डायग्राम में इतना डिटेल्ड फिगर बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसे सिर्फ एक बार हमें पढ़ के समझ लेना है। बाकी अगर हम इसका एक रफ डायग्राम या इसी डायग्राम का एक रफ अप्रोक्सीमेटेड वर्जन बनाएं तो कैसे बनाते हैं? हम एक लाइन खींचेंगे, स्फेरिकल नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा। हम एक लाइन खींचेंगे, सिंपली इसको एक तरफ से पेंट कर दिया और बस हमने मान लिया कि ये क्या है, ये एक प्लेन मिरर है। क्योंकि बार बार इतना डिटेल्ड डायग्राम बना पाना पॉसिबल नहीं है। इसमें इसको बोल देंगे पेंटेड सरफेस, पीछे वाली सरफेस को बोल देंगे पेंटेड सरफेस, और आगे वाली सरफेस को बोल देंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये है डिटेल्ड डायग्राम, लेकिन पढ़ने के लिए हम इसे कुछ इस तरीके से बनाते हैं। एक लाइन खींची, एक तरफ पेंटेड एक तरफ रिफ्लेक्टिंग। इसका मतलब प्लीज ये मत निकालिएगा कि प्लेन मिरर दिखने में बिल्कुल कागज की तरीके होता है। जी नहीं, इतना पतला नहीं होता है। हमने यहाँ पर इस डायग्राम को हमें बार बार डिटेल में ना बनाना पड़े, इसीलिए इसका एक अप्रोक्सीमेटेड वर्जन बना लिया है, एक रफ स्केच खींच लिया है इसका कुछ इस तरीके से। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, जो लोग प्लेन मिरर का ये डायग्राम बनाना चाहें वीडियो पॉज करके आराम से बना लें। प्लेन मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे? सच टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is plane। एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? प्लेन हो, उसे हम कहेंगे प्लेन मिरर। लिख लीजिए इसे जल्दी से। इसके बाद स्फेरिकल मिरर को समझते हैं डिटेल में।
ठीक है, अब ध्यान दीजिए स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, यहां पर सबसे पहले अगर आप इस शब्द को पकड़ो, देखिए हमेशा हर टॉपिक में एक चीज याद रखिएगा, अगर हेडिंग लिखी जाती है तो उस हेडिंग का कुछ मतलब होता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा से यही रहा है कि अगर आप किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले ये जान लो कि हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ बुक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो और उसके सिग्निफिकेंस को जानने की कोशिश ही ना करो, तो ये सिर्फ रटने वाली बात हो गई, चीजें आपके दिमाग में कभी बैठेंगी नहीं। इसीलिए हमेशा मैंने कभी आज तक जल्दी जल्दी पढ़ाने की या भगा के पढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमेशा आराम से पढ़िए, जैसे पेट में खाना डाइजेस्ट होता है वैसे ही दिमाग में नॉलेज डाइजेस्ट होती है, हमेशा इस चीज को समझिएगा। तो हर चीज को समय दीजिए, थोड़ा सा आसानी से हो जाएगी। अच्छा, स्फेरिकल मिरर्स में टर्म आ रहा है स्फेरिकल। स्फेरिकल टर्म कहां से आया बेटा? स्फेरिकल टर्म आया स्फेयर से। अब स्फेयर क्या होता है? देखिए स्फेयर एक्चुअली में सर्कल का 3D वर्जन। जैसे फुटबॉल, एक कागज का सर्कल काटिए वो भी गोल है, और फुटबॉल जिसमें हवा भरी हुई है वो भी गोल है। लेकिन दोनों गोल में क्या अंतर है? दोनों गोल में ये अंतर है कि जो कागज से आपने सर्कल काटा है, आप उसके अंदर कोई चीज रख नहीं सकते, उसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है। लेकिन फुटबॉल के अंदर हवा भरी हुई है, यानी उसके अंदर वॉल्यूम है। तो स्फेयर एक्चुअली में एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है और सर्कल एक्चुअली में 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है। गोल दोनों होते हैं लेकिन दोनों में डायमेंशंस का फर्क है, एक में खाली लेंथ और ब्रेथ है, एक में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। ठीक, तो अगर हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो स्फेरिकल मिरर्स बने होते हैं स्फेयर से। कैसे स्फेयर से? हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ग्लास के हॉलो स्फेयर से। हॉलो का मतलब होता है बेटा खोखला। तो अगर हम एक स्फेयर लें, गोला लें एक, और वो भी खोखला है ना, इसको हमने कुछ इस तरीके से कट किया। बहुत डिटेल में समझिएगा एक एक बात। इसको हमने कुछ इस तरीके से कट किया और दूसरी तरफ हमने कुछ इस तरीके से कट किया, यानी एक बारी से इधर से काट लिया, एक बारी से इधर से काट लिया। तो इधर से काटने पर कुछ इस तरीके की सरफेस बाहर आ जाएगी और इधर से कट करने पर कुछ इस तरीके की सरफेस बाहर आ जाएगी। अगर आप ध्यान दो एक बात पर, तो वही पेंटेड वाली कहानी कि अगर हम इसे एक साइड से पेंट कर दें, हम इसे एक साइड से, और इसे भी एक साइड से पेंट कर दें, अगेन ये वाली सरफेस आप सभी लोग जानते हैं, क्या बोलेंगे? सभी लोग बताएंगे पेंटेड सरफेस या कोटेड सरफेस या सिल्वर्ड सरफेस। और यहां पर ये बनी पेंटेड सरफेस या कोटेड सरफेस या सिल्वर्ड सरफेस। अब आगे वाली सरफेस क्या होगी? क्या बोलेंगे इसे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पेंटेड सरफेस है, आप दोनों में थोड़ा अंतर समझिएगा। ये जो मिरर ए है, ए वाला जो मिरर मैंने इस साइड बनाया है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई है, बल्जिंग आउटवर्ड्स है, जबकि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, धसी हुई है अंदर की तरफ। तो इसी बेसिस पर हमने स्फेरिकल मिरर्स को दो टाइप में बांट लिया। नंबर 1 जो आप इस तरफ देख रहे हो, इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और नंबर 2 जो आप इस साइड देख रहे हो, बी पार्ट, इसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। एक है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। अब अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव को हमें डिफाइन करना हो तो इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स को डिफाइन करने जा रहा हूं, देखिएगा कॉन्वेक्स को हमने कैसे डिफाइन किया। कॉन्वेक्स को हमने बोला सच टाइप ऑफ
such type of spherical mirror, such type of spherical mirror whose reflecting surface, whose reflecting surface appears to be, whose reflecting surface appears to be bulging outwards, यानी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर का टाइप जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज कर रही है बाहर की तरफ, उभरी हुई है बाहर की तरफ, ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। बेटा थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, थोड़ा सा, है ना, हमेशा लिमिट्स को पुश करने की कोशिश किया करिए अपने दिमाग की भी, है ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और सोचिए कॉनकेव की डेफिनेशन क्या बनेगी, थोड़ा सा सोचो तो। कॉनकेव मिरर में होगा क्या, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिखा है बल्जिंग आउटवर्ड्स फॉर कॉन्वेक्स, कॉनकेव के लिए यही हो जाएगा कर्व्ड इनवर्ड्स, यानी कि ये पूरी कहानी सेम रहेगी, बस कॉनकेव में हम क्या करेंगे, आपको करना ही है, कॉनकेव में हम क्या करेंगे, सच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface appears to be curved inwards, यानी पूरी कहानी आगे की सेम है, बस बल्जिंग आउटवर्ड्स की जगह कॉनकेव डिफाइन करते वक्त हम क्या कर देंगे, कर्व्ड इनवर्ड्स कर देंगे, बस दैट्स इट। तो आई होप स्फेरिकल मिरर के दो टाइप ये बने कैसे, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे क्या पढ़ना है हमें, अगला टॉपिक। अब हमें समझना है इमेजेस क्या होती हैं, क्या होती हैं इमेजेस, क्योंकि अल्टीमेट एम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप किसी क्लास में भी हो, आप कहीं पर भी लाइट को स्टडी कर रहे हो, अल्टीमेट एम यही है कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट अगर किसी मिरर या अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे लेंस के सामने रखा है तो उससे इमेज फॉर्म होगी कैसे, और उससे भी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इमेज होती क्या है, क्योंकि हमेशा से भाई इस चैनल का एम यही रहा है कि हम हर एक चीज को जीरो से उठा करके हीरो तक लेकर के जाएंगे हमेशा। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले इमेज क्या होती है इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, समझिएगा। देखिए अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग शीशे के सामने जाकर के खड़े होते हैं तो हम क्या हुए, हम हुए ऑब्जेक्ट। अगर हम हुए ऑब्जेक्ट तो शीशे के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में क्या है, वो हमारी इमेज है। लेकिन अब डेफिनेशन में तो हम ये नहीं लिख देंगे ना कि शीशे के सामने खड़े हुए और इमेज बन गई हमारी, ये इमेज है। तो इमेज की एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, इसको हम रिफ्लेक्टेड स्लैश रिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि लेंस में भी तो इमेजेस फॉर्म होती हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम रिफ्लेक्शन पे हैं तो इसीलिए हमने सिर्फ शब्द यूज किया है रिफ्लेक्टेड। द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इज कॉल्ड इमेज। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के इंटरसेक्शन को, यानी जहां रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मीट कर रही हैं, उसे हम कहेंगे इमेज। ठीक है, अब इमेज भी अपने आप में दो तरीके की होती हैं, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। इमेज अपने आप में दो तरीके की है बेटा, कौन कौन सी? नंबर वन है रियल इमेज, नंबर वन है रियल इमेज, और नंबर टू है वर्चुअल इमेज। एक होगी रियल इमेज, एक होगी वर्चुअल इमेज। अब क्या है रियल इमेज? ध्यान दीजिए, जो इंटरसेक्शन हो रहा है, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी फोकस्ड, है ना,
ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, जितनी देर वीडियो देख रहे हो उतनी देर से पढ़ाई कीजिए प्लीज। तो रियल इमेज क्या है? जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन है, रियल इंटरसेक्शन है, तब हम कहेंगे कि ये इमेज रियल इमेज। अभी रे डायग्राम्स में से बना के दिखाएंगे आपको, है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप भी बनाने लगेंगे, इसे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो रियल इमेज क्या है? जहां एक्चुअल या रियल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेज का। और वर्चुअल इमेज क्या है? जहां वर्चुअल या फिर फेक इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेज का। मतलब लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, बस वो करती हुई दिखाई दे रही है। अभी दोनों हम लोग समझेंगे आराम से रे डायग्राम्स में। फिलहाल डेफिनेशन के तौर पर बेटा आपको इतना याद रखना है कि इमेजेस क्या होती हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इज कॉल्ड एन image. These are of two types, real image, virtual image. And what are real images? Real images are those that are found by actual intersection of light rays. And what are virtual images? Virtual images are those which are found by virtual or fake intersection of light rays. Is it clear? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आराम आराम से चीजों को समझना है आपको। ठीक, अब देखिए इमेज हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, यहीं पर लिखाऊंगा नहीं, ये बात बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन थोड़ा सोच के मुझे आंसर दीजिएगा कि अगर इमेज ये है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अगर इमेज हमने इस तरीके से डिफाइन की तो ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। और ये बहुत सिंपल सी बात है, सोच के इसका आंसर जो भी बच्चे करना चाहे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम आखिर डिफाइन करेंगे तो करेंगे कैसे। इसके बाद हमने इमेजेस सीख लिया और हमने मिरर्स में कनेक्ट करिएगा हर एक बार। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है मिरर्स क्या होते हैं, मिरर कितने टाइप के होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल में फर्दर दो सब टाइप बने थे, वन इज कॉन्वेक्स, वन इज कॉनकेव। देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स इमेजेस। व्हाट आर इमेजेस? इमेजेस आर इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमेजेस? इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज रियल, वन इज वर्चुअल। ठीक, अब हमें समझना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। अच्छा, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन समझाने से पहले आपको मैं एक बात ये बता देना चाहता हूं कि ये चीज बहुत स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि सीबीएसई में ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है ना, और आईसीएसई में ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो आईसीएसई वाले बच्चों को ये टॉपिक पढ़ना है, सीबीएसई वाले बच्चे इसे नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन नहीं। ठीक, चलिए अब समझ लीजिए इसे ध्यान से। तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर क्या है, इसको हम लोग दो केसेस से समझेंगे। दो केस पढ़ेंगे यहां पर हम लोग। अच्छा, केस किसका किसका होगा? पहला केस होगा फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहला केस होगा फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आप जिस शीशे में रोज अपनी शक्ल देखते हैं, बड़ा सा शीशा है खूब, उस शीशे के सामने एक चींटी आ जाए, तो अगर शीशे के साइज से चींटी का साइज कंपेयर किया जाए तो वो साइज बहुत छोटा है, जाहिर सी बात है। यानी शीशा बहुत बड़ा है साइज में, है ना। टेक्निकल टर्म्स में उसे अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर मिरर का बहुत ज्यादा है और चींटी का साइज यानी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत कम है। तो अगर कभी किसी मिरर के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिस ऑब्जेक्ट का साइज मिरर के कंपैरिजन में, मिरर के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, तब उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, चींटी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं इसको, हमने एक चींटी ऑब्जेक्ट रख दिया एक मिरर के आगे। अच्छा, मैंने डे 1 पे आपसे कहा था कि मैं इसे मिरर नहीं बोल रहा, अभी मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब ये मिरर ही है ना, क्योंकि अब हम लोग मिरर स्टडी कर चुके हैं और मिरर एक ओपेक सरफेस होता है।
ठीक, तो अब इसे हम मिरर बोलेंगे। ये हमने बनाया कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना है। ये हमने बनाया प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर में अगर ये ऑब्जेक्ट है, लेट अस से O, एक लाइट रे आई, कुछ इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे? जो लाइट रे किसी मिरर की तरफ आती है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक, यहां हमने बनाई एक नॉर्मल, इस पॉइंट को क्या बोलते थे? सभी बच्चों को याद होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे बनाया नॉर्मल। तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों रिफ्लेक्ट हो जाएगी? अरे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितना एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल आर बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक लाइट रे ये हो गई। एक चीज समझिए बेटा, यहां पर मिनिमम हमें 2 लाइट रेज की जरूरत होती है कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए। कम से कम 2 लाइट रेज तो चाहिए ही चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए, क्योंकि एक अकेली लाइन से इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। और मैंने इमेज की डेफिनेशन में साफ तौर पे वर्ड क्या मेंशन किया बेटा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर करवाना है तो कम से कम कितनी लाइट रेज होनी चाहिए? भाई 2 तो रखोगे ना, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से। और इंटरसेक्शन भी किसका देखना है बेटा? हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का देखना है। ये तो इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड तो ये वाली है ना। तो एक लाइट रे अगर हमने ऐसे इंसिडेंट कराई बिल्कुल सीधे, तो ये जो लाइट रे बिल्कुल सीधे आई है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। बच्चे अक्सर कहते हैं सर ये तो 90 डिग्री बना रहा है। बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ये मिरर ऐसा, ये लाइट ऐसे आई, इसने सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया। लेकिन हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से देखते थे? भूल गए आप लोग। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते थे नॉर्मल से। तो नॉर्मल भी इस लाइन के पैरेलल ही तो हुई, और 2 पैरेलल लाइंस में कितना एंगल बनता है? 2 पैरेलल लाइंस में एंगल बनता है 0 डिग्री का। 2 पैरेलल लाइन, रेल की पटरी, 2 पैरेलल लाइंस में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। तो लाइट जैसे आई वैसे ही वापस चली जाएगी, क्योंकि I0 के लिए R0 भी होगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, एक रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे, एक रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे, ये कुछ इस तरीके से जा रही है। अब खुद सोचो, ये फ्यूचर में आगे जाकर कहीं ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगी। ये जा रही है तो ये दूर जाती हुई चली जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब बताइए कि ये जो ऐसे आगे जा रही है लाइट, क्या इसमें रियल इंटरसेक्शन कभी पॉसिबल है? ये लाइट आगे जा करके कभी वाकई में क्या इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो यहां पर कैसा इंटरसेक्शन होगा? यहां पर वर्चुअल या फेक इंटरसेक्शन होगा। और कैसे होगा? हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे के पाथ को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और यहां भी इस पाथ को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो यहां ऑब्जेक्ट की क्या बन गई? इमेज बन गई। इसीलिए जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें अपनी इमेज शीशे के अंदर दिखाई देती है। समझिए, फील करिए इस बात को। यहां से अगर ये शीशा है, इसको ऐसे सामने कर दो, इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ ले आओ, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज तुम्हें अंदर दिखाई देगी ना, शीशे के अंदर। तो शीशे के अंदर क्यों इमेज दिखाई दे रही है? भाई वर्चुअल इंटरसेक्शन है। एक लाइट आगे जा रही है, एक लाइट इस तरफ जा रही है, ये दोनों दूर दूर जाती जा रही है ना। और अगर ये दोनों दूर जा रही है तो आगे जाके तो कहीं मिलने से रही है ना। तो ये ऐसे जा रही हैं, तो इसे हमने कुछ इस तरीके से वर्चुअली यहां पर इंटरसेक्ट करा लिया। ठीक, आई होप ये चीज बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्म होती कैसे। और बेटा वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज? वर्चुअल इमेज होती है। अब यहां से कुछ बातें जो हमें नोट करनी है, पहले आप ये बना लो। अच्छा, पहले बना लो, नोट कर लो इसे, फिर बताते हैं आगे। अब समझिए एक केस और, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हम नोट में लिखा के एंड करते हैं आज वीडियो को। तो केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट।
अच्छा, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात तो कर ली। पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि जिस शीशे में आप लोग शक्ल देखते हो, अगर उसके सामने चींटी आ जाए तो कैसी इमेज बनेगी, हमने देखा। लेकिन जिस शीशे में आप शक्ल देखते हो उसके सामने आप भी तो आ सकते हो कभी, कि नहीं आ सकते हो? बिल्कुल आ सकते हो। तो यानी मिरर के अपर्चर के कंपैरिजन में हमारा भी तो साइज कुछ होगा ना। तो अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने आ जाए जिसका साइज मिरर से मिलता जुलता हो, तब हम कहेंगे कि वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट चीटी ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर हमने यहां बनाया मिरर, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हमने यहां बनाया मिरर और यहां रखा है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी, इसका साइज थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट सॉरी, है ना। तो ध्यान दीजिए, बी से एक लाइट निकलेगी, वही सेम प्रोसेस, बी से एक लाइट निकलेगी, हमने बनाई सरफेस नॉर्मल। सरफेस नॉर्मल बनाने के बाद ये लाइट एज इट इज चली गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। सेम वही प्रोसेस, एक लाइट हमने यहां से निकाली बिल्कुल सीधे, तो जो लाइट बिल्कुल सीधे आई वो बिल्कुल सीधे चली भी गई, ठीक है। एक सीधे लाइट इधर, एक सीधे लाइट इधर, ये दोनों जा रही है आगे की तरफ, फ्यूचर में मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो क्या रियल इंटरसेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसा इंटरसेक्शन होगा? वर्चुअल इंटरसेक्शन या फेक इंटरसेक्शन। अब यहां पर वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो इसकी इमेज कुछ इस तरीके की बनेगी। बी की इमेज यहां हम लिख देंगे बी डैश। अच्छा, अब ए के बारे में देखो, ध्यान से समझना बेटा एक चीज। ए के बारे में देखो, यहां पर एक लाइट आई, यहां पर एक लाइट रे आई, यहां बनाया नॉर्मल, ये लाइट गई ऐसे, फिर एक लाइट आई बिल्कुल सीधे और ये वापस चली गई। क्यों चली गई है वापस, आपको पता होना चाहिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना फॉर्म कर रही है? 0 डिग्री का, तो वापस भी जाएगी 0 डिग्री पर। अब हमने यहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड किया, फिर इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो जहां पर इंटरसेक्शन होगा, जहां पर इंटरसेक्शन होगा ये होगा पॉइंट ए डैश। अब देखो, ए की इमेज ए डैश आ गई, बी की इमेज बी डैश आ गई। जैसे बीच में ये लाइन खींची हुई है वैसे ही बीच में आप यहां लाइन खींच दो। भाई अगर आप बीच में कोई पॉइंट मानोगे उसके लिए भी तो सेम प्रोसेस रिपीट होगी ना बेटा। तो ए और बी के लिए जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन दिखाया वैसे ही किसी भी पॉइंट के लिए इमेज फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो इसलिए पूरी लाइन की एज इट इज इमेज यहां कॉपी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी हमें क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी, है ना। अब जैसे अगर आपकी हाइट मान लीजिए है 5 फुट 6 इंच, तो जो प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 2 फुट के हो जाओगे या 12 फुट के हो जाओगे, आप रहोगे 5 फुट 6 इंच के ही। यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। तो इन दोनों डायग्राम्स के बेसिस पर कुछ बातें हम कंक्लूड कर रहे हैं, समझिएगा क्या। सबसे पहले तो जो इमेज फॉर्म हुई वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट शब्द का मतलब होता है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है, मतलब हमने सीधा ऑब्जेक्ट रखा, मार्कर ऐसे रखा अगर मिरर के सामने, तो इसकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी, ऐसा नहीं कि उल्टी इमेज बन गई। अभी हम जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे तो आप वहां एक चीज नोटिस कर पाओगे कि ऑब्जेक्ट तो आप सीधा रखोगे लेकिन उसकी इमेज उल्टी बन जाएगी, है ना। खैर, इमेज वर्चुअल है, इमेज इरेक्ट है। दूसरा, इमेज is of same size, image is of same size as that of object, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। दूसरा, इमेज इज at same distance, इमेज सेम डिस्टेंस पर है as that of object, और लास्ट में
पांचवी प्रॉपर्टी, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। 5 चीजें हैं, इसमें से 4 आपको समझ में आ रही होंगी, और इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड ये थोड़ा अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे। तो थोड़ा समझते हैं इसे कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। देखो, लेटरली इन्वर्टेड शब्द का मतलब क्या है ना। डेफिनेशन पर जाने से पहले थोड़ा अपनी भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप किसी एक मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर के सामने खड़े होने पर मान लीजिए आपने अपना लेफ्ट हैंड वेव किया, है ना, तो उधर सामने से जो इमेज होगी, इमेज अपना कौन सा हैंड वेव करेगी, थोड़ा कॉमन सेंस से बताइएगा। इमेज अपना राइट हैंड वेव करेगी। भाई अगर आप लेफ्ट हैंड वेव कर रहे हो, तो उधर सामने से जो इमेज होगी वो राइट हैंड वेव करेगी ना अपना। यानी जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट था, समझना बेटा, जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट था वो इमेज का क्या बन गया, राइट बन गया। और इसका उल्टा भी होगा, जो ऑब्जेक्ट का राइट होगा वो इमेज का क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। यानी कि साइड्स इंटरचेंज हो जाती हैं। यानी जो लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो राइट ऑफ इमेज है, और जो राइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट ऑफ इमेज है। ठीक, तो लेटरल इन्वर्जन को कैसे डिफाइन करेंगे। द इंटरचेंजिंग या फिर रिवर्सिंग ऑफ साइड्स इन केस ऑफ प्लेन मिरर। इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ये है लेटरल इन्वर्जन। तो आज के वीडियो में आपने क्या क्या जाना, एक बार पूरा डिटेल में समझ लीजिए। नंबर 1 हमने पढ़ा कि मिरर्स क्या होते हैं, मिरर के क्या क्या टाइप होते हैं। 2 टाइप, प्लेन स्फेरिकल, स्फेरिकल के फर्दर 2 सब टाइप, कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉनकेव को हमने फिर डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद इमेज क्या होती है हमने ये समझा, इमेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं हमने ये जाना, और इमेज के टाइप्स के बाद प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है हमने ये जाना। उसमें केस 1 है पॉइंट ऑब्जेक्ट, केस 2 है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन की, हमने वो चीज जान ली। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।